वेलकम टू द मैकेनिकल स्टडी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सरफेस फटीग। यहाँ हम कुछ आउटलाइंस कवर करेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन। यहाँ हम सबसे पहले सरफेस फटीग का डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, जिसमें हम उन एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे जहां सरफेस फटीग के कारण किसी कंपोनेंट का लॉस होता है या किसी कंपोनेंट का फेलियर होता है। उसके बाद हम देखेंगे कॉजेज ऑफ सरफेस फटीग। मीन्स सरफेस फटीग के कारण जहां कंपोनेंट का लॉस होता है वहां क्या क्या ऐसे रीजन होते हैं या हो सकते हैं जिनके कारण सरफेस फटीग होता है, उसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एसएन कर्व। एसएन कर्व बेसिकली एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है स्ट्रेस एम्पलीट्यूड एंड नंबर ऑफ साइकिल के बीच में। एसएन कर्व बेसिकली हम यूज करते हैं फटीग टेस्ट के रिजल्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। सरफेस फटीग को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। सरफेस फटीग कैन बी डिफाइंड एज द फेलियर ऑफ ए कंपोनेंट सब्जेक्टेड टू साइक्लिक लोडिंग। बेसिकली फेलियर ऑफ कंपोनेंट ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग। मीन्स किसी कंपोनेंट का लॉस यदि साइक्लिक लोडिंग के कारण होता है उसे हम सरफेस फटीग कहते हैं। कंसिडरेबली लोअर देन द यील्ड स्ट्रेस ऑफ ए स्टैटिक लोडिंग। मीन्स सरफेस फटीग के केस में जो है, क्योंकि यह साइक्लिक लोडिंग के कारण यहाँ कंपोनेंट का फेलियर होता है, का यदि हम कंपैरिजन करेंगे स्टैटिक लोडिंग कंडीशन में यील्ड स्ट्रेस से, तो उससे कम स्ट्रेस पर ही कंपोनेंट फेल कर जाता है। इट इज फाउंड ऑन द टॉप लेयर ऑफ द मटेरियल। मीन्स सरफेस फटीग कहाँ से होता है, इसे देखा जा सकता है किसी मटेरियल के टॉप लेयर पर। इट यूजुअली अपीयर्स in the form of micro cracks, and if unchecked the failure could spread on the whole surface of the material. Means यह जो है आमतौर पर किसी सरफेस के टॉप लेयर पर माइक्रो क्रैक्स या माइक्रो पिट्स के फॉर्म में अपीयर होता है, और यदि हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे तो वह जो है धीरे धीरे स्प्रेड होकर होल सरफेस पर जो है क्रैक्स बन जाते हैं, और वह धीरे धीरे बड़ा होता होता अल्टीमेटली जो है कंपोनेंट फेलियर का रीजन बनता है। नाउ एग्जांपल्स। सरफेस फटीग के कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। सरफेस फटीग इज अ टिपिकल प्रॉब्लम विद गियर्स। When two gears with rough surface and insufficient lubrication come together repeatedly, they produce cyclic stresses. The cyclic stresses can create discontinuities on the gear surface, which may turn into micro cracks or micro pits. This can ultimately lead to complete failure of gears. सरफेस फटीग की जो प्रॉब्लम है वह गियर्स में कॉमन है। गियर्स की जो मोस्टली फेलियर्स होते हैं गियर्स, उसका मेन रीजन सरफेस फटीग होता है। जब दो गियर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं रफ सरफेस के साथ, और उनके बीच में जो लुब्रिकेशन है वह इनसफिशिएंट है, तो वहां पर साइक्लिक स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, और यह साइक्लिक स्ट्रेस वहां पर डिसकंटिन्यूटी बनाता है गियर मेशिंग के बीच में। दो गियर्स के जो टीथ एक दूसरे के अंदर मेस्ड रहते हैं, तो वहां पर साइक्लिक स्ट्रेस के कारण वहां डिसकंटिन्यूटी आती है, जो माइक्रो क्रैक्स या माइक्रो पिट्स का रीजन बनता है, और अल्टीमेटली वह जो है गियर के कंप्लीट फेलियर का रीजन बनता है। यहाँ हम इस फिगर में देख सकते हैं, यह जो यदि इस पार्ट को हम कंसीडर करें तो यहाँ पर माइक्रो क्रैक्स बने हैं गियर के टीथ पर, और यह जो है धीरे धीरे स्प्रेड होता हुआ यह गियर का इस टीथ को यदि हम कंसीडर करें तो इसके मोस्ट ऑफ द पार्ट को कवर कर लिया है, और यह कंप्लीटली खराब हो चुका है। और नेक्स्ट फिगर में यदि हम देखें तो इस टीथ में जो ब्रेकेज आई है, यह इनिशियली इधर से स्टार्ट हुआ होगा, और अल्टीमेटली जो है यह बढ़ते बढ़ते यह कंप्लीट टीथ, ऑलमोस्ट कंप्लीट टीथ इसके क्रैक कर चुके हैं, और यह कंप्लीट फेल हो चुका है यह गियर। नाउ सरफेस फटीग कैन बी सीन ऑन fork and pin of a knuckle joint used in tractor to connect with trolley to make it flexible joint.
मीन्स सरफेस फटीग का दूसरा एग्जाम्पल देखा जा सकता है ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर की ट्रेलर और इंजन के बीच में जो कनेक्शन होती है वहां पर नकल ज्वाइंट यूज किया जाता है। उसके नकल ज्वाइंट में मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। फॉक, यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ जो ज्वाइंट है वह नकल ज्वाइंट है। इसको और डिटेल में देखें तो इस तरह से ज्वाइंट रहते हैं। यह जो पार्ट है अपर पार्ट और इसके लोअर पार्ट, यह फॉर्क कहलाता है, फॉर्क। और ये जो पार्ट बीच में इंजर्टेड है वह उसे आई कहते हैं। और इसमें थर्ड पार्ट होता है ये पिन, जो फॉर्क और आई के बीच में इंजर्ट किया हुआ है, यह पिन। ये 3 पार्ट होते हैं। जब यह ट्रैक्टर ट्रेलर को लेकर चलती है तो वहां पर जर्क के कारण हर हर टाइम पर एक रैपिटेड मैनर में यहाँ पर जो है स्ट्रेस जनरेट होती है, साइक्लिक स्ट्रेस। यह रैंडम साइकिल रहती है यहाँ पर। और इसके कारण जो फेलियर्स होते हैं, इसके कुछ पार्ट्स धीरे धीरे कट जाते हैं, कुछ फॉर्क के पार्ट। और पिन में भी इसी तरह से, जैसे कि इस पिन में देखा जा सकता है यहाँ पर ऑलमोस्ट 50% यह पार्ट कट चुका है। और यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रेस के कारण इसका फेलियर हो जाएगा, यहाँ से ये क्रैक हो जाएगा यदि इसको भी अभी भी यूज में लिया जाए तो। नाउ कॉजेज ऑफ सरफेस फटीग। सरफेस फटीग के रीजन हो सकते हैं रेपिटेड इम्पैक्ट स्ट्रेस, रैपिटेड शियर स्ट्रेसेस एंड फटीग वियर। इम्पैक्ट स्ट्रेस क्या होता है, जैसे किसी हैमर से किसी कंपोनेंट पर या किसी पार्ट मटेरियल पर हम मारते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक इम्पैक्ट जनरेट होता है। उस तरह की इम्पैक्ट स्ट्रेस वो जो है सरफेस फटीग का रीजन होता है। रैपिटेड फेयर स्ट्रेस, यानी फेयर स्ट्रेस भी रैपिटेड मैनर में लगती है और वहां पर जो कंपोनेंट का फेलियर होता है तो वह सरफेस फटीग होता है। उसके बाद फटीग वियर। फटीग वियर बेसिकली वो वियर होता है जैसे किसी कंपोनेंट का फेलियर हो रहा है, वहां पर साइक्लिक मैनर में स्मॉल एम्पलीट्यूड में वाइब्रेशन, जैसे कोई भी कंपोनेंट एक नट बोल्ट पर ज्वाइंट है एक दूसरे से और वहां जो है वाइब्रेट कर रहा है वो स्मॉल एम्पलीट्यूड में, और तब वहां पर जो वियर होता है उसे फटीग वियर कहते हैं। caused by oscillating contact stresses between the components. Now cyclic stresses. Cyclic stresses is the distribution of forces that change over the time in repeated manner. Examples: gears, knuckle joint used to connect tractor with trailer, etc. Cyclic stress फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है जो टाइम के साथ साथ रैपिटेड मैनर में चेंज होता है। इसका जो है एग्जाम्पल देखा जा सकता है गियर्स में। दूसरा एग्जाम्पल नकल ज्वाइंट, जो ट्रैक्टर और ट्रेलर के बीच में ज्वाइंट रहते हैं उसमें। साइक्लिक स्ट्रेस को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कंप्लीटली रिवर्स्ड साइकिल, repeated cycle, and third one is the random cycle. Now completely reversed cycle. कंप्लीटली रिवर्स साइकिल में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर इसे देखें तो यह सिग्मा मैक्स स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम स्ट्रेस। और इसको देखें तो ये सिग्मा मीन यानी मिनिमम स्ट्रेस है, मिनिमम स्ट्रेस। यह जो मैक्सिमम, यह होगा सिग्मा ए मीन्स एम्पलीट्यूड। सिग्मा ए जो है एम्पलीट्यूड। और यदि हम इसको कंसीडर करें
यहाँ से नीचे तक, तो यह होगा रेंज। यहाँ पर हम यदि देखें तो सिग्मा मैक्स की वैल्यू जो है, सिग्मा मैक्स यानी मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू जितनी पॉजिटिव में है उतनी ही सिग्मा मिनिमम की वैल्यू नेगेटिव में है। मीन्स यहाँ पे माइनस सिग्मा मीन। और यहाँ पर स्ट्रेस एम्पलीट्यूड की को यदि देखें तो स्ट्रेस एम्पलीट्यूड क्या होता है, यहाँ पे सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मीन डिवाइड बाय 2, या फिर ऐसे इसको लिख सकते हैं डेल्टा सिग्मा बाय 2, मीन्स रेंज का आधा। यहाँ पर यदि देखें यह सपोज 1 यूनिट है और यह 1 यूनिट नेगेटिव में है, तो 1 माइनस 1 माइनस माइनस 1 अपॉन 2 मीन्स 2/2 यानी 1। नाउ यदि हम मीन स्ट्रेस की बात करें, मीन स्ट्रेस सिग्मा एम, यह क्या हो जाएगा, सिग्मा मैक्स यानी मैक्सिमम स्ट्रेस प्लस सिग्मा मीन मिनिमम स्ट्रेस डिवाइड बाय 2। और यहाँ पर क्योंकि सिग्मा मैक्स जो है वह जितना पॉजिटिव है उतना ही सिग्मा मिनिमम निगेटिव है, तो यह जो है 0 हो जाएगा। इस केस में कंप्लीटली रिवर्स्ड साइकिल के केस में मीन स्ट्रेस की वैल्यू जो है वह 0 होगी। यहाँ पर यदि हम स्ट्रेस रेशियो देखें, स्ट्रेस रेशियो स्ट्रेस रेशियो स्ट्रेस रेशियो को हम जो है आर से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। और आर को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा मिनिमम स्ट्रेस बाय मैक्सिमम स्ट्रेस इक्वल्स -1। यहाँ पर आर की वैल्यू -1 होगी। नाउ रिपीटेड स्ट्रेस साइकिल, इसे जो है एसिमेट्रिक साइकिल भी कहते हैं। यदि हम इस केस में देखें, यहाँ पर यह जो है यह एक्स एक्सिस के अबाउट जो है सिमेट्रिक है, तो इसे हम सिमेट्रिक साइकिल भी कह सकते हैं। और यहाँ पर यह जो है रिपीटेड स्ट्रेस साइकिल, इसको एसिमेट्रिक साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि यदि हम इस एक्सिस के अबाउट देखें, एक्स एक्सिस के अबाउट देखें, क्योंकि यहाँ जो है वाई एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्रिक, ये कंप्लीटली रिवर्स साइकिल भी होगा, और एक्स एक्सिस के अबाउट भी है, तो इसे सिमेट्रिक साइकिल बोल रहे हैं। और इसे रिपीटेड स्ट्रेस साइकिल को एसिमेट्रिक साइकिल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह इसके अबाउट यदि देखें एक्स एक्सिस के अबाउट, तो यह जो है सिमेट्रिक नहीं है। स्ट्रेस एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये यहाँ के लिए ये सिग्मा ए, यहाँ पे सिग्मा ए इस तरह से, यानी एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो है दोनों जगह चेंज हो रही है। और रेंज जो है यहाँ से यहाँ तक ये रेंज है। यदि हम मीन की बात करें तो यह पॉजिटिव में मीन यहाँ ऑलमोस्ट यहाँ पर, यानी पॉजिटिव साइड इसकी मीन वैल्यू आ जाएगी। नाउ रैंडम साइकिल, रैंडम साइकिल में क्या होता है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है हर पॉइंट पर चेंज करती है। इसमें हम यह एग्जैक्टली नहीं कह सकते जो पॉजिटिव साइड में मीन स्ट्रेस रहेगा या मैक्स नेगेटिव साइड में रहेगा। यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है कहीं अधिक कहीं कम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर यह जो है एक लिमिटेड पीरियड के बाद एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड की ना डायरेक्शन हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना एम्पलीट्यूड की लेंथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से यह जो है रैंडम साइकिल है। उसके बाद हम देखते हैं एसएन कर्व। एसएन कर्व को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एसएन कर्व इज द ग्राफ प्लॉट of the magnitude of an alternating or repeating stress versus the number of cycle to failure for a given material. Means SN curve एक ग्राफ होता है जो magnitude of alternating stress और number of cycle के बीच में होता है। एक एक्सिस पर हम alternating stress को रखते हैं और दूसरे एक्सिस पर number of cycle को।
The result of fatigue test is done by alternating the stress amplitude up to the failure of component. मीन्स फटीग टेस्ट का जो रिजल्ट होता है वह हम कैसे निकालते हैं, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड को चेंज करते जाते हैं, तब तक चेंज करते जाते हैं जब तक कि हमें फेलियर पॉइंट नहीं निकल जाता है, कंपोनेंट फेल नहीं कर जाता, तब तक जो है हम स्ट्रेस एम्पलीट्यूड की वैल्यू चेंज करते जाते हैं और उसके रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ साइकिल देखते जाते हैं ताकि हमें पता चल जाता है जो कि कहाँ पर यह कंपोनेंट फेल करेगा। नाउ एफ एन कर्व फॉर फेल ऑफ मटेरियल, एफ यहाँ पर एफ से जो है स्ट्रेस एम्पलीट्यूड को डिनोट कर रहा है, एफ जो है स्ट्रेस एम्पलीट्यूड और एन से हम नंबर ऑफ साइकिल को डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रेस एक जो है पॉइंट पर स्पेसिफिक नंबर ऑफ साइकिल पर आकर कांस्टेंट हो जा रहा है। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यह जो पॉइंट है जहां पर स्ट्रेस की वैल्यू कांस्टेंट हो जा रही है उसे हम फटीग लिमिट कहते हैं, फटीग लिमिट, या फिर हम इसे इंड्योरेंस लिमिट भी कह सकते हैं, इंड्योरेंस लिमिट भी कह सकते हैं। यहाँ पर यदि हम इसके नीचे फटीग लिमिट के नीचे यदि हम कंसीडर करें तो यहाँ पर फेलियर नहीं होते हैं, मीन्स ऐसा हम कह सकते हैं इस एरिया में, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि देयर इज नो फेलियर बिलो फटीग लिमिट, मीन्स फटीग लिमिट के नीचे कंपोनेंट फेलियर नहीं होता है। यह जो ग्राफ है वह फेरस मटेरियल के लिए है, मीन्स ऐसा मटेरियल जिसमें आयरन की अवेलेबिलिटी होती है। नाउ एफ एन कर्व फॉर नॉन फेरस मटेरियल, नॉन फेरस मटेरियल में स्ट्रेस की वैल्यू कभी कांस्टेंट नहीं होती है, यह जैसे जैसे नंबर ऑफ साइकिल बढ़ता जाता है वहां पर स्ट्रेस की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाती है, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी डिक्रीज होती जाती है। नाउ सपोज कोई कंपोनेंट, यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं, सपोज यह पॉइंट जो है यहाँ पर इसको डिनोट कर रहा है F1 को, तो इसके रेस्पेक्ट में इसके करेस्पॉन्डिंग जो है यहाँ पर NF1, दूसरा पॉइंट सपोज यहाँ पे लेते हैं हम, यह पॉइंट सपोज F2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके करेस्पॉन्डिंग हम यदि नंबर ऑफ साइकिल देखें NF2, तो सपोज कोई मटेरियल NF1 साइकिल के बाद जो है वह फेल कर जाता है, तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू है वह F1, ये जो हमें स्ट्रेस एम्पलीट्यूड की वैल्यू बताएगा कि कितने स्ट्रेस एम्पलीट्यूड पर मटेरियल फेल हो रहा है। यहाँ पर NF1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फटीग लाइफ एट स्ट्रेस एम्पलीट्यूड F1। इसी तरह से यदि NF2 देखें तो यह फटीग लाइफ बताता है स्ट्रेस एम्पलीट्यूड F2 के करेस्पॉन्डिंग। यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक करें, टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट सेक्शन में लिखें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।